क्रोमोसोम से संबंधित इस अगले सेक्शन में आज हम लोग क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी या क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकार की क्रोमोसोम की कैसी होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे साइज। साइज जो है आमतौर पर जो गुणसूत्रों की साइज होती है वो अगर हम लोग सबसे छोटे क्रोमोसोम की बात करें तो यह जो है जो सबसे छोटा क्रोमोसोम है वो 0.25 माइक्रोमीटर का पाया जाता है फंजाई में। और अगर सबसे बड़े क्रोमोसोम की बात करें तो 30 माइक्रोमीटर साइज का क्रोमोसोम पाया जाता है। एक पौधा है जिसका नाम है ट्राइलियम। ट्राइलियम में 30 माइक्रोमीटर यानी सबसे लंबा क्रोमोसोम है ये, और ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। लेकिन आमतौर पर एवरेज अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो क्रोमोसोम की साइज़ है वो 3 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर के बीच पाई जाती है। ये औसत साइज है, यानी ज़्यादातर प्राणियों में जो क्रोमोसोम की साइज है वो 3 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर के बीच की होती है। अगर इनकी साइज के बाद इनकी अगर आकृति देखा जाए तो आकृति में जो इनका शेप है वो बदलता रहता है। तो शेप ऑफ द क्रोमोसोम इज वेरिएबल, और वेरिएबल कैसे है? अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ सेल। जब सेल इंटरफेज में होती है, इंटरफेज, तो ये नेट के समान यानी कि जालवत संरचना होते हैं, आपस में फंसे हुए, गुथे हुए, जैसे एक जाल होता है उस तरीके से ये क्रोमैटिन नेट के रूप में पाए जाते हैं। और इस अवस्था में हम क्रोमोसोम को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपस में इतने गुथे हुए, इतने उलझे हुए होते हैं, पतले होते हैं और स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलग नहीं देखे जा सकते। लेकिन जब ये मेटाफेज अवस्था में आते हैं, मेटाफेज और एनाफेज अवस्था में जब ये होते हैं तो ये काफ़ी कंडेंस्ड हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं यानी थिक हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और कंडेंस्ड हो जाते हैं। छोटे और मोटे होने के कारण अब वो क्लियरली एक दूसरे से सेपरेट दिखाई देते हैं, क्लियरली विजिबल, बहुत स्पष्ट अब दिखाई पड़ने लगते हैं मेटाफेज और एनाफेज अवस्था में। और यही वो अवस्था होती है सेल की जब हम
उन्हें एक क्रोमोसोम के रूप में पहचानते हैं। किसी कोशिका में कितने क्रोमोसोम हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, वो हम मेटाफेज और एनाफेज के दौरान ही गिन सकते हैं, क्योंकि इस समय गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिससे जो वो आपस में फंसे हुए थे अब वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मोटे मोटे एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, तो हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो क्रोमोसोम में जो एक संरचना होती है, प्रत्येक क्रोमोसोम में एवरी क्रोमोसोम हैज a structure known as centromere or kinetochore। हर क्रोमोसोम में एक ऐसी संरचना होती है उनके बीच में, जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, और यह काइनेटोकोर जो है यह क्रोमोसोम को दो भागों में यानी 2 आर्म्स में विभाजित करती है, पहली और दूसरी भुजा। अर्थात क्रोमोसोम में दो भुजाएं होती हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के बीच जो क्रोमोसोम होता है, मान लीजिए कि हमारा ये क्रोमोसोम है, तो इसके बीच में एक ऐसी संरचना होती है जो क्रोमोसोम को दो भागों में इस तरीके से डिवाइड करती है। ये मान लीजिए कि हमारा अगर क्रोमोसोम है तो इस तरीके से क्रोमोसोम के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये होता है काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर। यह सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को दो भागों में विभाजित करता है। ये दोनों भुजाएं होती हैं और ये फर्स्ट भुजा हो गई, ये सेकेंड भुजा हो गई। अब ये जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है गुणसूत्र में, ये अलग अलग गुणसूत्र में अलग अलग हो सकता है। किसी में यह बीच में हो सकता है, किसी में यह किनारे पर हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है या ऊपर की तरफ हो सकता है, और इसी आधार पर क्रोमोसोम की संरचना बदल जाती है। तो on the basis of the position of centromere in the chromosome, they are of following types. So on the basis of position of centromere, chromosome can be classified into following types, तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। इनमें जो पहला प्रकार है वो है एक्रोसेंट्रिक, या यूँ कह लीजिए कि जो पहला प्रकार है, अलग अलग जो है सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर जो क्रोमोसोम हैं उनकी अलग अलग शेप हो जाता है, और इनमें से एक जो शेप है वो इस तरीके से होता है। इस तरीके के क्रोमोसोम में केवल एक ही भुजा होती है और जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल टिप पर स्थित होता है। ये है हमारा सेंट्रोमियर। और इस तरीके का जो क्रोमोसोम होता है उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक।
यानी कि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम और दोज क्रोमोसोम which possess only single arms because centromere situated at the tip of the chromosome, एकदम टिप पर स्थित होता है, इसलिए दूसरी भुजा यानी ये क्रोमोसोम को बांट नहीं पाता और इसमें सिर्फ एक ही भुजा होती है। इसके बाद दूसरी स्थिति आती है कि क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर थोड़ा बीच में स्थित होता है, लेकिन यह एक तरफ ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ कम होता है। तो इस तरीके से ये जो सेंट्रोमेयर है ये गुणसूत्र को दो भागों में बांटता है, एक बड़ी भुजा और एक दूसरी भुजा। लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म कर देता है और इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यानी कि जब किसी गुणसूत्र में क्रोमोसोम उसके एक तरफ स्थित होता है और इस प्रकार से वह गुणसूत्र को दो असमान भुजाओं में बांटता है तो उसे हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। इसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक के बाद सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यानी कि जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं इनमें क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा और मध्य की तरफ होता है और इस तरीके से लगभग दो बराबर भुजाएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक भुजा दूसरी भुजा की तुलना में कुछ बड़ी होती है। इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और जैसा इसका नाम है कि यह गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से दो समान लंबाई की भुजाओं में बांटता है। यानी कि यह गुणसूत्र को दो बराबर भुजाओं में बांटता है। तो ये हो गया सेंट्रोमियर। ये हमारा हो गया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है तो उस प्रकार के गुणसूत्र को हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। जब वह लगभग मध्य में होता है परंतु फिर भी एक भुजा कुछ छोटी और दूसरी भुजा कुछ बड़ी होती है तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वह मध्य से ऊपर या काफ़ी ऊपर या काफ़ी नीचे स्थित होता है। इस तरीके से गुणसूत्र में एक लंबी भुजा एक छोटी भुजा बनती है और इस प्रकार के क्रोमोसोम को हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो है जो लोकस्ट यानी कि जो टिड्डों का वर्ग है एक्रिडी की खास विशेषता है। यानी कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एक्रिडी में मूल तौर पर पाए जाते हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं जो गुणसूत्रों जिनमें क्रोमोसेंट्रोमियर गुणसूत्रों के छोर पर स्थित होता है, एक टिप पर स्थित होता है और इस प्रकार ऐसे गुणसूत्रों में केवल एक ही भुजा होती है। अब जैसा हम जानते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान जो स्पिंडल रेज हैं वो इस सेंट्रोमियर से जुड़ती हैं और इसी से खींचना शुरू करती हैं, तो इस भाग से ये मुड़ता है और जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो उनकी संरचना बदल के इस तरीके से हो सकती है। यानी ये एल आकार में, जो सब मेटासेंट्रिक हैं वो बी आकार में हमें मिल सकते हैं। तो इस तरीके से सेल डिवीजन के दौरान ये अलग अलग शेप ग्रहण कर लेते हैं। तो एल आकार बी आकार इस तरीके से अलग अलग शेप बनते हैं और इसमें जो है बी आकार मेटासेंट्रिक में ज़्यादा सही से बनता है क्योंकि इसकी दोनों भुजा
बराबर होती है। एल का जो स्वरूप है वो इसमें बनता है क्योंकि एक भुजा ज़्यादा बड़ी और छोटी होती है। एक्रोसेंट्रिक में भी बनता है लेकिन इसमें स्थिति थोड़ा सा वो हो सकती है, यानी कि जो एल की साइज़ है वो थोड़ा सा एक भुजा काफ़ी छोटी होने के कारण स्वरूप बदलता है। तो ये हो गई इसकी मार्फोलॉजी यानी बाह्य आकृति। इसके आधार पर हम गुणसूत्रों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, जिनमें टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक, इस तरीके के अलग अलग फॉर्म इनके बनते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट है वो देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर यानी कि क्रोमोसोम की संरचना क्या होती है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अभी तक जो आकृति थी, आकार उसका जो आकार था, आकृति थी, तो उसको हम लोगों ने देखा। अब इसकी संरचना देखेंगे। तो संरचना देखा जाए तो गुणसूत्रों में प्रत्येक गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर होता है, ये क्लियर है। इसके अलावा कुछ और संरचनाएं गुणसूत्रों में बनती हैं और कुछ ऐसी भी संरचनाएं हैं जो किसी गुणसूत्र में होती हैं और किसी में नहीं भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक सामान्य गुणसूत्र की बात करें तो उसकी संरचना हमें निम्न रूप में दिखाई पड़ती है। एक गुणसूत्र का फिगर बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है ये संरचनाएं एक गुणसूत्र में अधिकतम जितनी संरचनाएं पाई जाती हैं उसको हम लोग ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तो कुछ इस तरीके की बाह्य आकृति होती है गुणसूत्रों की, और इनमें इस तरीके से एक गुणसूत्र की अगर संरचना हम देखें,
उसमें कुछ इस तरीके की संरचनाएं आमतौर पर जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडियाँ की गई हैं उसमें ये दिखाई पड़ते हैं। इनमें से कुछ संरचनाएं किसी किसी गुणसूत्र में नहीं भी होती हैं और किसी किसी में ये पाई जाती हैं। तो ये हो गया। और अब जो है ये जो हमारा गुणसूत्र है इसका जो ये छोर होता है इसको हम कहते हैं टीलोमियर। यानी हर गुणसूत्र में दो ऐसे छोर हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी गुणसूत्र में एक दूसरा छोर जो होता है वो उसको हम सैटेलाइट गुणसूत्र भी कहते हैं। जो दूसरा छोर होता है वो इस तरीके से गोल संरचना बनाता है, इसको हम सैटेलाइट कहते हैं। और इनमें जो है इसके पूरी लेंथ में कहीं कहीं धंसाव पाए जाते हैं जिनको कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, यानी धंसा हुआ भाग, दबा हुआ भाग होता है। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो भाग है इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन। और यही जो है हमारा जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ये सेंट्रोमेयर का भाग होता है, यानी यहीं पर सेंट्रोमेयर होता है। ये सभी गुणसूत्रों में उपस्थित होता है, यानी कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सब में पाया जाता है। इसके अलावा गुणसूत्रों में कुछ अन्य भागों में कहीं कहीं और दबे हुए भाग होते हैं जिनको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। और ऐसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी जो द्वितीयक कॉन्स्ट्रिक्शन है वो उनकी संख्या किसी में 1 हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, यानी कि इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। ये मान लीजिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट है और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड है हमारा। तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड है और इसको इसी से जुड़ा न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस। ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। अब जो है ये जो सूत्र के समान संरचना है इसको कहा जाता है क्रोमोनेमा। क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनेमा कहते हैं। और जो ये गोल गोल संरचनाएं हैं इनको कहते हैं क्रोमोमियर। ये क्रोमोमियर है जो जैसे किसी माला में लूप होते हैं या छोटे छोटे दाने होते हैं उस तरीके की संरचनाएं होती हैं, इनको कहा जाता है क्रोमोमियर। क्रोमोनिमेटा असल में जो हमारा क्रोमेटिन है वह ही जब थोड़ा सा कंडेंस होना शुरू होता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो उसी क्रोमेटिन को ही हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इसके अलावा कुछ है क्रोमोनिमेटा पर कुछ ऐसे भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर क्रोमेटिन काफ़ी इकट्ठा होता है और इसको कहा जाता है क्रोमोमियर। गुणसूत्रों के जो छोर होते हैं उनको टीलोमियर कहा जाता है। और इसके अलावा अलग अलग धंसाव होते हैं जिनमें एक को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर कहते हैं और बाकी जो धंसाव होते हैं उनको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इनमें से एक ऐसा होता है जो न्यूक्लियोलस से संबंधित होता है, यानी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है। तो इस तरीके से जो ये है हमारी क्रोमोसोम की संरचना। मोटे तौर पर किसी गुणसूत्र में इतने
इतनी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार क्रोमोसोम के चारों ओर एक मैट्रिक्स होता है, यानी जो हमारा क्रोमोनिमेटा है इसके चारों तरफ एक मैट्रिक्स होता है और इस मैट्रिक्स के बाहर एक प्रोटीन की झिल्ली होती है जिसमें ये बंद होता है, सारी संरचनाएं बंद होती हैं। लेकिन सेथ और मैट्रिक्स की जो बात है वो अभी संदेहास्पद है, वो उसके बारे में कोई स्पष्ट या यूँ कह लीजिए कि वो अभी प्रूव्ड नहीं है, वेरीफाई नहीं है वैज्ञानिकों के द्वारा, केवल वह एक ऐसी सस्पेंस है, ऐसा माना जाता है। तो ये रहा क्रोमोसोम की संरचना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ और चीज़ों को देखेंगे। इसमें इतना ही।